अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग केमिस्ट्री नाइन्थ और उसका चैप्टर 1 और उसका टॉपिक है 1.3। तो 1.3 टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हम प्रीवियसली पढ़ के आए हैं, रिसेंटली पढ़ी हैं हमने, उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं और कुछ सवाल दिए हुए हैं, उनका हमने सलूशन देखना है। तो पहला जो पोर्शन है, जो क्वेश्चंस का पोर्शन है, वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री के हवाले से है। तो पहला ही सवाल है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड हाउ डज़ इट इन्फ्लुएंस केमिकल बिहेवियर। तो इसका जवाब लेने से पहले हम लोग जो है सवाल को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले उसने पूछा है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड हाउ डज़ इट इन्फ्लुएंस केमिकल बिहेवियर, और जो एटम का स्ट्रक्चर है वो उसका जो केमिकल बिहेवियर है एटम का, उसको किस तरह से कंट्रोल करता है। तो मैं रीड करूँगा, साथ में आपको इसका थोड़ा सा बताऊँगा। एन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विद इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एनर्जी लेवल्स और शेल। एक एटम जो है उसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आप डायग्राम में देखें कि एटम दिखाया हुआ है, दरमियान में न्यूक्लियस है और रेड कलर से प्रोटॉन को दिखाया हुआ है जिस पे मुस्बत चार्ज है, और इसके अलावा जो ब्लू कलर है उससे न्यूट्रॉन को दिखाया हुआ है जिस पे कोई चार्ज नहीं है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं इर्द गिर्द, जो है ना, ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इसको शेल कहते हैं, शेल भी कहते हैं इसको, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो एनर्जी लेवल और शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और द नंबर जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में मौजूद, द नंबर ऑफ प्रोटॉन डिटरमाइंस द एलिमेंट। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है जिनको दिखाया हुआ है रेड कलर से, वो एलिमेंट को डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा एलिमेंट है, वाइल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द एटम्स चार्ज। और जो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या डिटरमाइन करेंगे कि एटम पे चार्ज कौन सा। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल इन्फ्लुएंस एन एटम्स केमिकल बिहेवियर। और जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी एटम के केमिकल बिहेवियर को जो है वो कंट्रोल करते हैं या उस पर असरअंदाज होते हैं। कोई भी एटम या तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है या किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या वो दोनों में से कोई काम नहीं करता। तो सबसे बाहर जो किसी भी एटम के शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। द प्रोसेस फॉर्म केमिकल बॉन्ड विच डिटरमिन्स हाउ एटम इंटरेक्ट एंड फॉर्म कंपाउंड्स। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं सबसे आखिर वाले शेल में, वो क्या करते हैं, वो या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं किसी को या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इस तरह केमिकल बॉन्ड जो है वो वजूद में आता है या केमिकल रिएक्शन होता है। तो इस डायग्राम पे ज़रा गौर करें। एन एक सोडियम है और क्लोरीन जो है Cl जो है वो क्लोरीन है। तो सोडियम क्या कर रही है, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही है जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन जो है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन पे चूँकि होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जब क्लोरीन के पास जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और सोडियम के पास नेगेटिव चार्जेस की कमी हो जाती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दरमियान में जो बॉन्ड वजूद में आता है उसको हम बोलते हैं जी आयनिक बॉन्ड। जी नेक्स्ट जो हमारा वो क्वेश्चन है, वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हैं जिनमें कौन कौन सा बॉन्ड है, आयनिक, कोवलेंट और मेटालिक, इनकी फॉर्म बतानी है कि ये किस तरह के होते हैं और इनका फंक्शन बताना है। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले देखते हैं आयनिक बॉन्ड। तो फिगर पे ज़रा गौर करें। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जो अपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान होता है। सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देगा। तो अगर इस तरह का बॉन्ड बने जिसमें एक जो एलिमेंट है
वो अपना एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है मुकम्मल तौर पे किसी दूसरे एलिमेंट को ट्रांसफ़र कर दे, तो इसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, जैसे क्लोरीन के पास वो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और सोडियम और क्लोरीन दोनों मिल जाएंगे। इस तरह से एक बॉन्ड वजूद में है, इसको आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। हमने प्रीवियस जो डायग्राम थी उसमें भी मैंने आपको ये बड़ी अच्छी फिगर से दिखाया था, आपने उसको भी एक दफ़ा देख लेना। अब इसका फंक्शन क्या है? क्रिएट अ बॉन्ड बिटवीन एटम विद अपोजिट चार्ज। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये बॉन्ड है अपोजिटली चार्ज्ड एटम्स के दरमियान, ठीक है। और दीज कंपाउंड ऑफन हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आम तौर पे जो ये वाले कंपाउंड होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और पानी में डिज़ॉल्व होते हैं। इसकी सिंपल सी मिसाल है सोडियम क्लोराइड, जो आम नमक जो हम खाते हैं, जो हम टेबल स्पून है हमारा जिसको हम सब्ज़ियों में इस्तेमाल करते हैं, वो जो है ना वो आयनिक बॉन्ड की मिसाल है। उसका फार्मूला होता है NaCl। तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसको पानी में डालें उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी गुजरती है और इसके अलावा वो पानी में भी हल पजीर होता है, यानी पानी में डिज़ॉल्व हो जाता है। तो इसकी मिसाल जो है वो सोडियम क्लोराइड है। तो ये हो गया जी हमारा आयनिक बॉन्ड, ये और इसका फंक्शन, ये उसका फंक्शन भी हो गया साथ ही। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। तो पढ़ लेते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे हैं। एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ फुल आउटर शेल, यानी एटम जो हैं इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। अब आप देखें कोवलेंट बॉन्ड में देखें कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने एक साइड से शेयर किए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन एक साइड से शेयर हो रहे हैं। तो अगर कोई भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से वजूद में आए, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हुए बल्कि शेयर हुए हैं, तो इसको बोलेंगे जी कोवलेंट बॉन्ड। अब इसका फंक्शन क्या है? क्रिएट मॉलिक्यूल वेयर एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको पहले भी बताया, कोवलेंट बॉन्ड कैन बी पोलर और नॉन पोलर। ये आपने याद रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। एंड दे डिटरमिन मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस, और ये फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी कंट्रोल करता है। अब पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है, इसको ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम हैं, ये दोनों ऑक्सीजन के हैं। अगर दोनों एटम एक जैसे हों, जो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हों, तो बनने वाला जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर होगा। और फ़र्ज़ करें एक साइड पे अगर ऑक्सीजन है और दूसरी साइड पे कोई और एलिमेंट है, यानी डिफरेंट एटम है, और ये दोनों आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएं, तो बनने वाला जो कोवलेंट बॉन्ड है वो पोलर होगा। और कोई भी बॉन्ड अगर पोलर है या नॉन पोलर है, ये डिटरमाइन करेगा उसकी केमिकल और उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिटरमाइन करे जी। तो आगे है जी मेटलिक बॉन्ड। तो मेटलिक बॉन्ड बनता कैसे है, इसको पहले रीड करते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम की तरफ लेके जाऊंगा। अकर्स बिटवीन मेटल एटम्स वेयर आउटर इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब है कि वो एक जगह पे फिक्स नहीं होते, बल्कि क्या कर रहे होते हैं, एंड फ्री टू मूव बिटवीन एटम्स। तो आप देखें दरमियान में एटम्स हैं, ये ब्लू कलर से आपको दिखाए हुए हैं, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, वो डीलोकलाइज्ड हैं और मूव कर रहे हैं इन एटम्स के आगे पीछे मूव्स कर रहे हैं। तो इसके अंदर मेटलिक बॉन्ड में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो फिक्स होते हैं अपनी जगह, जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। इस तरह से मेटलिक बॉन्ड वजूद में आता है। फंक्शन क्या होगा, रिजल्ट इन मेटल्स हैविंग हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि जिनमें मेटलिक बॉन्ड होता है वो बिजली को भी गुजरने देते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि वो हीट को भी गुजरने देते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्ड कंट्रीब्यूट टू प्रॉपर्टीज़ लाइक हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल्स। मेटलिक बॉन्ड जितना ज़्यादा मजबूत होगा वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी कंट्रोल करता है। किसी भी जो बॉन्ड है उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी कंट्रोल करेगा, और उसके मेल्टिंग पॉइंट को भी, यानी जिस पॉइंट पे वो मेल्ट करता है, पिघल जाता है, उसको भी ये कंट्रोल करेगा। तो नेक्स्ट है सवाल है आपका, हाउ डू केमिकल रिएक्शन अकर।
यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो कैसे होगा, एंड व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस रिएक्शन रेट, और वो कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन रेट को कंट्रोल करेंगे। तो केमिकल जो रिएक्शन है वो कैसे होगा, व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड विद इनफ एनर्जी। तो आप देखें डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में टकराएंगे। कोलाइड का मतलब है टकराना। ये आपस में टकराएंगे कि एक ख़ास एनर्जी के साथ इन द करेक्ट ओरिएंटेशन और एक ख़ास सिमत में, टू ब्रेक एग्जिस्टिंग बॉन्ड। हाइड्रोजन दो हैं आपको जैसे दिखाया हुआ है, तो इनके अंदर जो पहले से मौजूद बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, टू ब्रेक एग्जिस्टिंग बॉन्ड एंड फॉर्म न्यू वंस, और नए बॉन्ड्स बनेंगे। जैसे आप डायग्राम में देखेंगे जो इनमें पहले से बॉन्ड मौजूद है, हाइड्रोजन में भी दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में भी दो ऑक्सीजन है, दो बबल्स दिखाए हुए हैं हाइड्रोजन में भी और ऑक्सीजन में भी। तो इनके पहले वाले बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक कर जाएंगे, और क्या होगा, ऑक्सीजन जो है और हाइड्रोजन वो नए बॉन्ड बनाएंगे। ये बराबर लगा के आगे दिखाया हुआ है। ये रेड कलर की ऑक्सीजन हो गई और ब्लू कलर की हाइड्रोजन दोनों साइडों पे आगे जुड़ जाएगी, यानी नए बॉन्ड बन जाएंगे। इस तरह रेड कलर की ऑक्सीजन नीचे और ब्लू कलर के हाइड्रोजन ये नए बॉन्ड बन जाएंगे, और ये पानी वजूद में आएगा जी, वाटर H2O। तो रिएक्शन रेट को कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करेंगे, टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। बाज़ औक़ात टेम्परेचर के बढ़ने से रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन कंट्रोल करेगा रिएक्शन को, सरफेस एरिया कंट्रोल करेगा, कैटलिस्ट एंड द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। यानी बाज़ रिएक्टेंट जो हैं वो तेज़ी से प्रोडक्ट बनाते हैं, बाज़ थोड़ा स्लो में बनाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 2 है वो है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है ना कुछ सवाल हैं, उनके हमें जवाब देने होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आम तौर पे जो है वो उनको कहते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही मौजूद हों। जैसे ग्लूकोज है, उसमें देखें कार्बन हाइड्रोजन दोनों ही मौजूद हैं। CH4 है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों ही मौजूद हैं। फिर प्रोपेन है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों ही मौजूद हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आमतौर पे उनको कहते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे मौजूद नहीं होते, जैसे NaCl है, SiO2 है, ये सारे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इसके हवाले से जो पहला सवाल है वो है जी कार्बन इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ये कहा हुआ है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें कार्बन लाजमी जुज़व क्यों है, यानी कार्बन लाजमी ही क्यों मौजूद होती है। तो इसका जवाब है कार्बन इज़ कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज, यहाँ से हमने याद करना है, इट्स एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। यानी कार्बन एटम दूसरी कार्बन एटम के साथ भी बॉन्ड बनाती हैं, अलोइंग फॉर दैट फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन एंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब ये देखें ज़रा स्ट्रक्चर देखें, तो कार्बन पहला जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन के साथ दो कार्बन मिलके बॉन्ड बना रही हैं। अगले वाले में देखें 5 है, फिर उससे अगले वाले में देखें 4 कार्बन है, और फिर उससे अगले वाले में देखें फिर 5 कार्बन है। तो ये कार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन जो है वो दूसरी कार्बन के साथ भी बॉन्ड्स बनाती हैं और डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स वजूद में आते हैं, और ये कार्बन मिलियंस के करीब हो सकती हैं। ये कार्बन्स जो हैं ये बहुत सारी कार्बन आपस में मिलकर बॉन्ड बना सकती हैं जी। जो नेक्स्ट सवाल है वो है जी व्हाट आर दी मेजर फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड हाउ डू द इफ़ेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फंक्शनल ग्रुप्स को आपने बताना है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होते हैं, जो मेजर फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो पहला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका फार्मूला OH होता है। फिर है जी कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है। फिर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर है अमीनो ग्रुप्स NH2 और फास्फेट है। इनको ना आपने थोड़ा सा याद कर लेना। नेक्स्ट जब ये तफसील के साथ आएंगे तो फिर आपको ये बताएंगे तफसील के साथ ये क्या होते हैं। तो क्वेश्चन का जो दूसरा पोर्शन है उसके जवाब की तरफ चलते हैं। दीज ग्रुप इन्फ्लुएंस केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करेंगे बाय डिटरमाइनिंग हाउ द मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद ईच अदर। यानी ये डिटरमिन करेंगे कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप्स जो है सच एज़ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिडिटी बेसिसिटी के साथ, एंड रिएक्टिविटी इन केमिकल रिएक्शंस।
किस तरह से ये रिएक्ट करेंगे, ये डिटरमाइन करेंगे, ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये डिटरमाइन करेंगे कि कोई ये जो कंपाउंड्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्शन करें। जी, जो नेक्स्ट जो हमारा तीसरा सवाल है वो है जी, हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे बनाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक तो केमिकल सिंथेसिस है। केमिकल सिंथेसिस में क्या करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को केमिकल रिएक्शन से आपस में मिलाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे सिंथेसाइज करते हैं, सिंपल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको केमिकल रिएक्शन से आपस में मिलाते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास हासिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सिंथेसिस, यानी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करेंगे, इनके कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जी बायोलॉजिकल सिंथेसिस। फिर अगला तरीका है जी हमारे पास फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन को मैंने दिखाया हुआ है कि शुगर जो है इसको क्या करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो ईस्ट है उसकी मौजूदगी में जो है ना इसका रिएक्शन करवाएंगे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मौजूदगी में अगर हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएं तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्मेंटेशन। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज़म्स और देयर कंपोनेंट टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमें पता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, तो इनको इस्तेमाल करके हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब बनाते हैं तो इसको कहते हैं जी इसको हम लोग बोलेंगे फर्मेंटेशन। फिर जी एक्सट्रैक्शन है, आइसोलेटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स और एनिमल। तो ये देखें ज़रा, ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, दो लेयर्स हैं, एक अपर लेयर है एक लोअर लेयर है, और ये बंदा क्या कर रहा है, ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यानी उसको बाहर निकाल रहा है, उसको सेपरेट कर रहा है। तो इसको कहते हैं जी एक्सट्रैक्शन, यानी एक्सट्रैक्शन से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हासिल कर सकते हैं। चौथा और आखिरी तरीका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करने का है वो है कैटालिटिक प्रोसेसेस। तो कैटालिटिक प्रोसेसेस में क्या है, इम्प्लाइंग कैटलिस्ट टू फैसिलिटेट द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए कैटलिस्ट को यूज़ करना। जैसे इथीन है और इसका रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, और ये जो प्लाटिनम है PET ये कैटलिस्ट है, और इस कैटलिस्ट को यूज़ करके हमने इथेन बनाया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगर कैटलिस्ट को यूज़ करके हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएं तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैटालिटिक प्रोसेसेस टू सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।